द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपकी आगामी शिक्षक भर्ती यानी कि सुपर टैट के लिए गणित के टोटल 10 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो सारे प्रश्न हैं ये आपके अग्रवाल पब्लिकेशन की एग्जाम कार्ड बुक से लिया गया है। प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हमारे इस प्रैक्टिस सेट लगाने का क्या उद्देश्य है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। और हर वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग ये चीज़ें बताते ही हैं। तो हमारा उद्देश्य, जो पहला उद्देश्य है इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने का, वो है सीखना। भैया गणित आपको सीखना है, रटना नहीं है। और जादू भी आपको नहीं देखना है। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको जादू दिखाते हैं, जादू देखने से आप एक दो प्रश्न तो सॉल्व कर पाएंगे लेकिन मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आ पाएगा, क्योंकि मैथ में आपने सीखा नहीं है। प्रश्न में थोड़ा बहुत भी इधर उधर अगर कुछ घुमा देगा तो आप वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे। यानी कि हमें क्या करना भैया, सीखना है, जादू देखना नहीं है और रटना भी नहीं है। दूसरा हमारा मेन उद्देश्य है कि जो आपका गणित का पेपर होता है वो 20 नंबरों का आता है। 20 में से आप कितने भी कमजोर हैं, कम से कम आपको 15 नंबर तो लाना ही है। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत भी गणित आपकी अच्छी है तो 20 में से 20 नंबर लाने की कोशिश कीजिए, लेकिन गिरे से गिरी हालत में 15 नंबर तो आना ही चाहिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें आप जानते हैं कि सुपर टैट की परीक्षा पास करने से कुछ नहीं होता है, मेरिट में नाम भी आना चाहिए। यानी सुपर टैट की परीक्षा को आप अच्छे नंबरों से पास करना है और उसी का सिलेक्शन होगा जो गणित में कम से कम 15 नंबर लाया रहेगा। पिछला सुपर टैट की आप परीक्षा देख सकते हैं, लगभग 4 लाख बच्चों ने सुपर टैट की परीक्षा को क्वालिफाई किया है, लेकिन जो भर्ती थी वो 69,000 थी, इसलिए जो नौकरी मिली है सिर्फ 69,000 ही मिली है। तो जिसका भी गणित कमजोर था वो लटक गया। तो आपके साथ ये ना हो, धीरे धीरे आप 2-4 महीने हमारे साथ में बने रहिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे पढ़ना है और धीरे धीरे अपने नंबरों को कैसे इंप्रूव करना है। तीसरा हमारा मेन उद्देश्य है कि जो 20 प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे उसमें से कम 6 प्रश्न, 7 प्रश्न या 8 प्रश्न आपको मौखिक ही सॉल्व करना है। अगर मौखिक ना कर पाएं तो कम से कम 1-2 लाइन में ही लिखकर आपको आंसर निकाल लेना है। तो ये 3 हमारे मेन उद्देश्य हैं। इन 3 मेन उद्देश्य को लेकर आप 3, 4 या 5 महीने हमारे साथ बने रहेंगे तो ये तीनों चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी और धीरे धीरे कर आप 15 नंबरों तक आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक है ना भैया। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का अपना पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। और ये एग्ज़ाम कार्ड की जो बुक है इसमें ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं दिए गए हैं, तो ऐसे बच्चे जिनका मैथ अभी ज़्यादा मजबूत नहीं है उनके लिए ये बुक बहुत ही बढ़िया है। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि सवेरे 10 बजे आप रोज़ आइए, जो प्रैक्टिस सेट कराया जाता है 150 प्रश्नों का, उसको भी आप सॉल्व करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 संख्याओं का अंतर कितना दिया भैया, अंतर 6 दिया गया है, उनका योग 60 दिया गया है, तो संख्याओं का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न दिया गया है कि 2 संख्याओं का अंतर 6 है, योग 60 है, तो संख्याएं पहले आप निकाल लीजिए, अनुपात बाद में निकाल लेंगे। तो संख्याएं निकालने के लिए क्या करिए, योग में से जो अंतर है उसको जोड़ दीजिए। पहली संख्या कैसे निकलेगी, योग और अंतर को क्या करिए, जोड़ दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 और 6 कितना हो जाएगा भैया, 66। दूसरी संख्या कैसे निकलेगी, योग में से अंतर को घटा दीजिए, तो 60 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 54। ठीक है, तो दो संख्याओं का योग और अंतर निकालने के लिए आपको क्या करना है, फिर से समझ लीजिए, अभी ये आंसर नहीं आया है। क्या करना है, अगर पहली संख्या निकालनी हो तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 60 और 6 को, ये जो अंतर दिया है ना भैया 6 और योग दिया है 60, इसको जोड़ दीजिए तो 66 आएगा। दूसरी संख्या निकालने के लिए इनमें से पहले जो 60 है उसमें से 6 घटा दीजिए तो 54 आएगा, लेकिन संख्या नहीं आएगी, आपको इसमें से 2 का भाग भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ दीजिए, फिर 2 का भाग, दूसरी संख्या निकालने के लिए बड़े में से छोटा घटा दीजिए, 2 का भाग कर दीजिए। चलिए करते हैं, यहाँ पर आ गया, ये हो गया भैया 33, यहाँ पर करेंगे 2 दूनी 4, 2 7 14 हो गया भैया 27। तो पहली संख्या 33 आ गई, दूसरी संख्या आ गई 27। अब लेकिन इसका अनुपात हमें बताना भैया, अनुपात बताना है। 33 और 27 में किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है। तो ये 3 एकम 3 और 3 9 27, आपका आंसर 11:9 आ जाएगा। 33 और 27 हमारी संख्याएं हैं, इसमें 3 का भाग करेंगे
तो आपका 11:9 हमारा आंसर रहेगा। विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर जो चीज़ें आपको समझाई गई हैं इसको आप समझ लीजिएगा। ये अगर किसी प्रश्न में योग और अंतर दिया गया हो तो पहली संख्या निकालने के लिए जोड़कर 2 का भाग कर देना है, दूसरी संख्या निकालने के लिए बड़े में से छोटा घटा दीजिएगा, 2 का भाग कर देंगे, तो इस प्रकार से पहली संख्या और दूसरी संख्या हमें निकल आएगी। कॉपी पेन आप लोग लेकर जरूर बैठिए। जो भी सारी चीज़ें आपको नई चीज़ें मिलें उसको आप कॉपी पेस्ट नोट करते रहिए। जैसे यहाँ पर ये चीज़ आपको मिली है तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 3 वर्ष में साधारण ब्याज जो है वो कितना होता है भैया? साधारण ब्याज से एक धनराशि 815 हो जाती है और 4 वर्ष में 854 हो जाती है। मूलधन याद करो। देखो साफ साफ यहाँ लिखा है साधारण ब्याज। कुछ नए तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। साधारण ब्याज में आप जानते हैं कि जो ब्याज एक साल में मिलता है वही दूसरे साल, वही तीसरे साल, वही चौथे साल, प्रत्येक वर्ष हमें ब्याज जो है बराबर बराबर मिलता है। ब्याज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्याज में फर्क चक्रवृद्धि ब्याज में पड़ता है, लेकिन ये साधारण ब्याज है। तो ये जो 854 रुपया दिया गया है ये 4 साल में मूलधन और ब्याज दोनों है। ये जो आपका 815 रुपया दिया गया है ये 3 साल का मूलधन और ब्याज दोनों है। यानी कि 4 साल वाला ये मिश्रधन है और 3 साल वाला ये मिश्रधन है। तो 4 साल के मिश्रधन में जो कि हमारा 854 रुपया है, इसमें से अगर 3 साल वाला मिश्रधन जो कि हमारा 815 रुपया है इसको घटा दें तो हमारा कितना आ रहा है? यहाँ 9 आएगा और यहाँ पर 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा। 39 जो रुपया आएगा ये हमारा ब्याज आएगा। क्या आएगा भैया? ब्याज आएगा। कौन से साल के? जो हमारा चौथा साल था, यानी 1 साल का हमें ब्याज निकल आएगा। जो हमने किया आप समझ रहे हैं। ये आपका 815 मिश्रधन है। 3 साल में इस मिश्रधन में क्या है? मूलधन भी है और ब्याज भी है। ये 854 रुपया 4 साल का मिश्रधन है। इस मिश्रधन में मूलधन भी होता है और 4 साल का ब्याज भी होता है। तो 815 में 3 साल का ब्याज है, 854 में 4 साल का ब्याज है। तो 4 साल के ब्याज और मूलधन में से 3 साल का ब्याज और मूलधन घटाएंगे तो हमारा 1 साल यानी कि जो चौथा साल था उसका हमें ब्याज निकल के आएगा। यानी 1 साल का ब्याज 39 रुपया निकल के आ गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं ना? अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, दोबारा भी इस प्रश्न को हम लोग समझा सकते हैं। अब देखिए 1 साल का ब्याज 39 रुपया निकल के आ गया ये, लेकिन ये जो 815 है ये 3 साल का मूलधन और ब्याज है। देखिए ये इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये मिश्रधन जो होता है ये हमेशा मूलधन और ब्याज होता है। ठीक है, तो ये 3 साल का जो 815 रुपया दिया गया है जो कि मिश्रधन है इसमें मूलधन और ब्याज है। तो ये 3 साल का ब्याज इसमें जोड़ा है। 815 में 3 साल का ब्याज जोड़कर लिखा गया है। मूलधन भी है और 3 साल का ब्याज है। हमें पता है कि 1 साल में ब्याज 39 रुपया लगता है, तो 3 साल में ब्याज कितना लगेगा जरा जोड़ लीजिए। 1 साल में 39 रुपया, 3 साल में 3 का गुणा कर दीजिए। 3 9 27 के साथ हासिल आएगा 2 और 3 3 9 9 2 11। तो 117 रुपया जो होगा वो 3 साल का ब्याज होगा। ठीक है, 3 साल का ब्याज। अब चाहे इस फार्मूले पे आप लिख सकते हैं कि 815 रुपया हमारा मिश्रधन है, मूलधन को हम x मान लेते हैं और 3 साल का ब्याज हमारा निकल आया 117 रुपया। इसको इस तरफ ले जाके घटा देंगे तो x की वैल्यू क्या होगी? 815 में से हमें 117 घटाना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। यहाँ 5 और 3 हो जाएगा 8 और यहाँ बचा कितना? 0 हो जाएगा 10 और 10 में से 1 जाएगा 9, 98। तो कितना आंसर आ रहा है? 90। सॉरी यहाँ पर घटाना भी है तो 7 में से 1 जाएगा 6, 698 आपका मूलधन रहेगा। 698 कहाँ पर है? पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात समझ में आया? बिल्कुल सिंपल तरीके से लगाइए, अपने कॉमन सेंस का यूज करते हुए लगाइए। हर जगह पर फार्मूला ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने क्या किया? आपने किया है 854 में से 815 घटाया तो 1 साल का ब्याज निकल के आया। पहली लाइन में आपको 3 साल का ब्याज और मूलधन जोड़कर 815 रुपया लिखा है तो 1 साल का ब्याज 39 रुपया है, 3 साल का ब्याज 117 रुपया होगा। तो ये 815 रुपये में क्या क्या है? मूलधन और ब्याज है। तो अगर हमें इसमें से ब्याज घटा दें तो हमारा मूलधन निकल आएगा। तो 815 में से जो ब्याज था हमारा 3 साल वाला 117 उसको घटा दिया तो 698 रुपया हमारा मूलधन निकल के आएगा। यही हमें निकालना था। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं।
देखिए कितना आसान सा प्रश्न है। 14 मीटर व्यास, ये व्यास दिया गया 14 मीटर व्यास है, त्रिज्या कितनी होगी, व्यास का आधा यानी कि 7 मीटर, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त, तो हमारे जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन हमें अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा तो उसका आधा कर दीजिए, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर हमारे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, चलिए इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 1/2, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान आप निकाल चुके हैं 7, इसका वर्ग कर दीजिए, 7 × 7, ये 7 से 7 कैंसिल, ये 2 से 11 बार कैंसिल, और 11 और 7 हो जाएगा कितना, 11 × 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर है। कहाँ पर है, पहला वाला विकल्प है। कितना आसान प्रश्न है, बच्चों वाला प्रश्न है, इसमें कुछ करना नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और ये कार्य और समय का जबरदस्त प्रश्न है। इस प्रश्न में आपको एक फार्मूला याद रखना है, m1d1h1/w1 बराबर होता है m2d2h2/w2। ये W क्या होता है, कार्य होता है। W, ये W का मतलब क्या होता है, W मतलब भैया होता है कार्य, जो काम हम करते हैं। ठीक है, तो काम को हम लोग रुपए में भी लिखते हैं, तो यह अगर यहाँ पर रुपया दिया होता तो W का मतलब रुपया होता। M फॉर होता मैन, मैन मतलब आदमी, जो आदमी काम कर रहे होते हैं। D फॉर होता डेज, मतलब जितने दिन तक काम करते हैं। H फॉर होता घंटे, जितने घंटे काम करते हैं। तो प्रश्न में कहीं भी घंटे तो लिखा नहीं है, इसलिए यहाँ पर H लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो H1 H2 लिखने की जरूरत नहीं है। अब आगे जो भी हुआ इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, सारा आंसर आपका फटाफट आ जाएगा। पहले कितने आदमी काम कर रहे हैं, 45, ये पहले कितने आदमी काम कर रहे हैं, 45, तो M1 की वैल्यू हो गई 45। कितने दिन तक काम करेंगे, 12 दिन तक, तो D1 की वैल्यू हो गई 12। नीचे है W1, कितना काम कर रहे हैं भैया, ये खाने का काम कर रहे हैं। ये क्या काम कर रहे हैं, खाने वाला काम कर रहे हैं। और क्या खा रहे हैं, चावल। कितने किलोग्राम चावल, 300 किलोग्राम चावल, तो ये इनका काम हो गया, तो ये हो गया W1। दूसरी कंडीशन में कितने आदमी हैं, 24 आदमी हैं, तो दूसरी कंडीशन का M2 हो गया 24। D2 हमें निकालना है, यानी कि दिन निकालना है, तो इसको हम लोग x मान लेते हैं। और कितने किलोग्राम खा रहे हैं भैया, 80 किलोग्राम, तो खाने का काम कर रहे हैं। और कितने किलोग्राम, 80 किलोग्राम, तो 80 kg हमारा हो गया काम। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कोई कठिन प्रश्न नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, ये 0 से 0 कैंसिल आउट पहले कर दीजिए, ये 15 दूनी 30 हो जाएगा, और 15 3 45, ये 2 से इसे कैंसिल करिए 6 बार, और कुछ कटेगा, हाँ 6, यहाँ 24 को 6 को 24 से कैंसिल करेगा, 6 चौके 24, 2 को 8 से कैंसिल, सॉरी 4 को 8 से कैंसिल किया, 4 दूनी 8, यहाँ ये 3 बचा है, यहाँ ये 2 बचा है, इसका 3 गुणा होगा, तो x बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6। 6 दिन कहाँ पर है, आपका विकल्प सी में है, तो विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आसान प्रश्न है, ये फार्मूला कभी मत भूलिएगा। तो इस प्रकार के जितने भी प्रश्न आएंगे आप सही कर लेंगे, कभी भी आपका ये प्रश्न गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर के प्रश्न पर। एक आयत की लंबाई 5 है, विकर्ण कितना है भैया, विकर्ण की लंबाई 13 है। अच्छा, ये प्रश्न तो हमें बहुत आसान लग रहा था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कठिन है, तो आयत पहले बना लेते हैं। लो भैया, आयत हमने बना लिया, ठीक है। एक आयत की लंबाई ये 5 दिया गया है, लेकिन हम लोग इसे मान लेते हैं 5। ये हो गया इसका विकर्ण, ठीक है। विकर्ण का माप कितना है, 13 है। तो आपको याद है ना, ट्रिपलेट 5:12:13, ये ट्रिपलेट हम लोगों ने बहुत समझाया है, पिछले वीडियो लेक्चर में बहुत ज़्यादा समझाया है। यहाँ पर समझाएंगे नहीं, आप ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग इसको, ये A है, ये B है, और ये C है, और इसको मान लेते हैं D, तो ABC त्रिभुज में ये वाला हमें पता है 90 अंश का कोण होता है। तो 90 अंश के कोण में अगर 5, 12, 13 जो ट्रिपलेट बनता है, तो ये समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट होता है। यदि एक भुजा 5 है और हमारा कर्ण 90 अंश के सामने कर्ण ही होता है, कर्ण 13 है, स्वाभाविक सी बात है जो अगली भुजा होगी वो 12 ही होगी। तो इसमें कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये आयत का लंबाई और चौड़ाई पता चल गई, कितना हो गया 12 और 5, इसका क्षेत्रफल कितना होगा 12 पंचे 60, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल होगा। लेकिन विकल्प को जरा ध्यान से देखें तो कहीं भी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर नहीं आ रहा है। फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई, देखिए यहाँ पर आयत की लंबाई 5 दी गई है,
जबकि यहाँ पर आयत का हम लोगों ने चौड़ाई 5 माना, लेकिन लंबाई चौड़ाई से कोई मतलब नहीं है। अगर इसको आप लंबाई 5 मान लेंगे तो ये 12 निकल आएगी, तो लंबाई चौड़ाई से यहाँ कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। विकर्ण की लंबाई 13 है, ठीक है, विकर्ण हमने 13 लिखा है। आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमने 12 निकाल ली, चौड़ाई 5 है। अगर चौड़ाई लंबाई को 5 मान लेंगे तो चौड़ाई हमारी 12 निकल के आएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 5 इधर आ जाएगा, 12 इधर आ जाएगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, 12 पंचे 60, बिल्कुल सही किया गया है प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो आपके विकल्प दिए गए हैं ये सारे विकल्प आपके गलत हैं। तो इस प्रश्न को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक बार समझ लीजिएगा और फिर अपने मन से लगाइएगा। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि जो हमने सॉल्व किया है प्रश्न ये सही है अथवा इन चारों विकल्पों में से कोई विकल्प सही है, ठीक है। तो ये प्रश्न को आप ध्यान से समझिएगा, विकल्प यहाँ पर सारे गलत हैं। कमेंट करके बताइएगा कि जो हमने किया है वो सही है या फिर कोई चारों में से कोई विकल्प आपका सही है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या जबरदस्त प्रश्न है। घातांक का ये जो प्रश्न है बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। जल्दबाजी में गलत हो जाएगा, इसलिए जल्दबाजी यहाँ मचाने की कोशिश नहीं है। ये जो 243 है इसको आप कितनी घात लिख सकते हैं? 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27 27 तिहाई 81 और 81 तिहाई 243, यानी कि हम इसको 3 की घात 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए 15 है ना, 15 को 3 गुणे 5 लिख दो, 5 तिहाई 15 होता है, 3 गुणे 5 और घात x है बराबर 5 की घात x और गुणे 3 की घात 5। अब ध्यान से देखिए, जब यहाँ पर इस वाले ब्रैकेट को ध्यान से देखिए, ब्रैकेट के अंदर यहाँ 3 है और 5 है, दोनों को आपस में गुणा है और दोनों पर घात x है, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, यानी 3 की घात x लिख सकते हैं और गुणे 5 की घात x लिख सकते हैं। इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ पर 5 की घात x लिखा ही है, यहाँ पर 3 की घात कितना है? 5 है। अब ध्यान से प्रश्न को देखिए, इसको हमने यहाँ तक सॉल्व किया। अब ध्यान से यहाँ पर देखना है, जो हमारा आधार है उसकी हम तुलना कर सकते हैं। देखिए यहाँ आधार कितना है? 5, ये आधार हमारा 5 है, यहाँ भी इसमें कितना आधार है? 5, तो इसमें हम आपस में तुलना करेंगे तो ये आपस में दोनों बराबर हैं, कोई फर्क यहाँ पड़ने वाला नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर आधार देखिए 3 है और यहाँ पर आधार कितना है? 3 है, तो इस आधार की हम आपस में तुलना कर सकते हैं। यानी कि क्योंकि ये देखिए ये वाला बराबर है, ये वाला बराबर है, इसलिए दूसरा जो पद होगा वो भी बराबर होगा, उसकी हम आपस में तुलना कर सकते हैं। यानी 3 की घात x बराबर क्या होगा? 3 की घात 5। और ऐसी कंडीशन में आप जानते हैं कि जब बीच में बराबर का निशान लगा हो और आधार यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, आधार हमारे बराबर हों, बीच में बराबर का निशान लगा हो, आधार भी हमारे बराबर हों, तो ऐसी कंडीशन में जो घात होती है वो भी बराबर ही होती है। तो x बराबर हो जाएगा हमारा कितना? 5। तो x की वैल्यू 5 आएगी। आपका विकल्प डी बिल्कुल सही रहेगा। बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है जिसको बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर सॉल्व करके बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ABCD और E का माध्य 6 है, ठीक। देखिए ये 5 संख्याएं 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं का माध्य कितना दिया है? 28 है। और ABC 3 संख्याओं का माध्य कितना है? 24 है। B और D 2 संख्याओं का माध्य क्या होगा ये हमें निकालना है। तो अगर 5 संख्याओं का आपको टोटल पूछा जाए, ये शुरुआत की जो 5 संख्याएं हैं इनका टोटल आपसे पूछा जाए तो आप क्या करिएगा? 28 में 5 का गुणा कर दीजिए, बाकी कुछ नहीं करना है। 5 संख्याओं का अगर आपसे टोटल पूछा जाए तो 28 में 5 का गुणा कर दीजिए। तो 28 में 5 गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 140 आ जाएगा, ठीक है। अगर 3 संख्याएं A, C और E इसका आपको माध्य पूछा जाए तो ये 24 दिया गया है, इसमें 3 संख्या से गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? जब हम लोग 24 में 3 गुणा करेंगे तो 24 तिहाई होता है 72। तो ये 5 संख्याओं का टोटल आ गया, ये 3 संख्याओं का टोटल आ गया। तो हमें 5 संख्याओं के 1 मिनट, ये कितना भैया? 140 है, ये 140 है। 5 संख्याओं के टोटल में से अगर 3 संख्याओं का टोटल 5 संख्याओं के योग में से 3 संख्याओं का योग घटा दें तो हमारा 2 संख्याओं का योग आ जाएगा। तो चलिए 140 में से 72 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा? 140 में से 72 घटाएंगे तो 68 आपका आएगा। यहाँ से घटा दीजिए, 140 में से 72 68 आएगा। तो ये 2 संख्याओं का क्या है भैया? योग है। ये 2 संख्याओं क्या है? योग है। लेकिन अगर माध्य निकालना है, 2 संख्याओं का माध्य निकालना है, 2 संख्याओं का माध्य निकालने के लिए 2 का भाग भी आपको करना पड़ेगा। 2 का भाग करेंगे तो आपका आंसर 34 आ जाएगा। विकल्प भी बिल्कुल सही है।
बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है। जो 28 दिया गया है उसमें 5 गुणा करिए तो 5 संख्याओं का योग आ जाएगा। जो 24 दिया गया है इसमें 3 गुणा करिए तो 3 संख्याओं का योग आ जाएगा। 5 संख्याओं के योग में से 3 संख्याओं का योग घटाएंगे तो हमारा 68 आएगा। तो ये हमारा 2 संख्याएं, 2 संख्याओं का योग फल आएगा। माध्य निकालने के लिए 2 का भाग कर दीजिए, आपका माध्य आ जाएगा। 34 का बी, 34 कहाँ है? बी विकल्प में है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कैलेंडर और क्लॉक, इसके 2 प्रश्न आपको मिलेंगे पेपर में, इसलिए इन चैप्टर को भी पढ़ लीजिएगा। 8 फरवरी 2005 को मंगलवार था, 8 फरवरी 2004 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो देखिए ध्यान से, तो ये जो 2004 है ना भैया, ये आपका लीप ईयर है। लीप ईयर, जब लीप ईयर होगा तो इसमें जो फरवरी होगी वो आपका 28 दिन नहीं बल्कि कितने दिन होगी? 29 दिन होगी। तो जब लीप ईयर होता है तो जब 8 फरवरी 2005 की जो डेट दी गई है जिसमें मंगलवार लिखा गया है, इससे 1 साल पहले जाएंगे। 8 फरवरी 2004 पर जब हम जाएंगे तो हमें 8 के बाद 9, 10, 11, 12 ये फरवरी आएगी। उसी प्रकार 28 फरवरी भी आएगी और 29 फरवरी भी आएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं 8 फरवरी 2004। आपको एक चीज़ पता है कि अगर हम लोग सीधा 2000 कोई भी सन दिया गया, हम मान लो 2003 दिया गया है, 2003 से 2004 पर हम सीधा जाते हैं तो हमारा 1 दिन आगे बढ़ता है। ठीक है, लेकिन अगर हमें लीप ईयर मिलता है तो हमारा 2 दिन आगे बढ़ता है। सेम डेट में 2 दिन हमारा आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर हमें लीप ईयर यानी 29 फरवरी मिल रहा है तो हमारा 2 दिन आगे बढ़ेगा। तो जब हम अगले साल पहुँचेंगे यानी कि 18 फरवरी 2005 में पहुंचेंगे तो हमारा 2 दिन बढ़ चुका होगा। सिंपल में क्या होता है, हमारा 1 वर्ष में 1 दिन आगे बढ़ता है। जैसे कि आज मान लीजिए क्या है, आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और ये वीडियो आपको 1-2 दिन बाद मिलेगी। तो आज रक्षाबंधन का त्यौहार है यानी कि आपका क्या है, 11 अगस्त का महीना है। ठीक है, तो 11 अगस्त 2022 है, 4 से कटेगा नहीं। तो जो आपका 11 अगस्त 2023 को आएगा तो आज हमारा गुरुवार है, तो अगले साल हमारा क्या हो जाएगा, शुक्रवार, यानी 1 दिन आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर जब लीप ईयर मिलता है तो हमारा 2 दिन आगे बढ़ेगा। तो 2 दिन मंगलवार से, अब देखिए यहाँ पर भी दिक्कत की बात है। ये आपका मंगलवार दिया गया है, एक मिनट बढ़ाना नहीं है बल्कि पीछे ले जाना है। 2015 वाला दिन मंगलवार दिया गया है तो यहाँ से ये 2 दिन आगे है, यहाँ से 2 दिन आगे है। इसका मतलब अगर पीछे जाएंगे तो ये 2 दिन पीछे होगा। 2 दिन मंगलवार के 2 दिन पीछे क्या होगा भैया, रविवार होगा। ठीक है, तो यानी कि 2004 में क्या होगा, जो दिन होगा उसके 2 दिन आगे हमारा मंगलवार पड़ेगा। तो उल्टा हम करें तो मंगलवार के 2 दिन पीछे 8 फरवरी 2004 रहेगा, यानी कि रविवार रहेगा। रविवार कहाँ पर है, विकल्प सी में है। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। मंगलवार के 2 दिन आगे, गुरुवार आंसर मत दे दीजिएगा, उसके 2 दिन पीछे, क्योंकि ये आगे वाली 2005 वाली डेट है और 2004 वाला निकालना है, यानी पीछे जाना है। तो अगर 2005 में मंगलवार है तो 2 दिन हमें पीछे जाना पड़ेगा रविवार के लिए। ठीक है, तो विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। एक विक्रेता ने एक टॉफियों की दर में 5, अच्छा ठीक है, रुपये 1 की दर से 7 टॉफियाँ खरीदी। दर से 7, यहाँ पर देखिए 7 नहीं लिखा गया है तो ये 7 आप लिख लीजिएगा। एक विक्रेता ने 1 रुपये की दर से 7 टॉफियाँ खरीदी, ये हमारा प्रश्न है। 40% लाभ पाने के लिए उसे 1 रुपये की दर से कितनी टॉफियाँ बेचनी होंगी, ये हमें निकालना है। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन सा प्रश्न है। आपको यहाँ पर हम एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं और ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी बता चुके हैं। इस प्रकार के प्रश्न मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको हम यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। चलिए पहले इसको सीख लीजिए। प्रश्न तो बहुत आसान है, मौखिक है, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, लेकिन पहले कुछ नई चीज़ें सीख लेते हैं। जैसे अगर रुपए की बात करें तो मान लीजिए हमारे पास कोई 10 रुपया है और हमने 12 रुपये में कोई सामान बेच दिया। 10 रुपये में खरीदा, 12 रुपये में बेच दिया, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो जब रुपए की बात करते हैं तो कम रुपया यानी 10 रुपये में खरीद के ज़्यादा रुपये यानी 12 रुपये में बेचेंगे तो हमारा लाभ होगा। रुपए में क्या होता भैया, कम में खरीदो ज़्यादा में बेचो तो हमारा लाभ होता है, ये तो हमें सबको पता है। लेकिन वस्तु में क्या होता है, जब हम वस्तुएं खरीदते हैं, ठीक है, तो जब वस्तुएं खरीदते हैं तो हमें उल्टा करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम 10 वस्तु खरीद के लाएंगे तो जब
कम बेचेंगे। अगर हम 12 बेच देंगे तो हमें लाभ नहीं होगा, घाटा होगा। जब हम कम बेचेंगे तो हम कितना कम बेचें, 2 कम बेचें, तब हमारा लाभ होगा। बात आप समझ रहे हैं। यहाँ कहने का सीधा मतलब है कि जब वस्तुओं के केस में जब हम कम वस्तुएं बेचते हैं तब हमारा लाभ होता है, और रुपए के केस में क्या होता है, जब हम ज़्यादा रुपया लेते हैं तब हमारा लाभ होता है। ये दोनों एक दूसरे के जस्ट विपरीत हमारे होते हैं। ठीक है, इस चीज को समझिए, दोनों जस्ट आपस में विपरीत होते हैं। ठीक है, तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है। चलिए पहले हम यहाँ परसेंटेज की बात कर लेते हैं। इसको लाभ कितना हो रहा है, 40% का लाभ हो रहा है। कोई भी चीज कितनी होती है, 100% होती है। जो क्रय मूल्य होगा, इसको हम क्रय मूल्य मान लेते हैं। जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 100% था। 40% का लाभ पर बेचा है, यानी कि जो विक्रय मूल्य होगा, बेचने वाला जो मूल्य होगा, अगर प्रतिशत में बात करें तो उसकी परसेंटेज में वैल्यू 140% होगी। ये तो बात समझ में आएगी। कोई भी क्रय मूल्य 100% होता है, उसने 40% का लाभ लिया है, यानी कि टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 140% हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इसमें अपना बाहुबली मेथड लगाने वाले हैं, और पहले आपको 2 चीज समझा दिए हैं कि पहला, अगर रुपए में बेचेंगे तो क्या होता है, ज्यादा में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा। वस्तुओं का व्यापार रुपए के व्यापार से जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा होता है, इसे आप लिख लीजिएगा। तो जब आप वस्तुएं बेचेंगे तो कम में बेचेंगे तो उल्टा होगा, यानी कि ये दोनों चीजें आपस में बदल जाती हैं, उलट जाती हैं। तो ये हमारा प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर 7 टॉफियां क्या है, क्रय मूल्य है। हमने क्या कहा, अब ध्यान समझिए, क्रय मूल्य है। 7 टॉफियां क्या है भैया, क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य कितना है, 7 टॉफियां। लेकिन हमने बताया, फिर इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए, वस्तुओं के व्यापार में चीजें आपस में बदल जाती हैं, यानी कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हो जाता है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य हो जाता है। इसको कहीं पर आराम से नोट कर लीजिए। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हो जाता है, और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य हो जाता है। यानी कि आपके कितनी टॉफियां खरीद रहा है, 7 टॉफियां ये खरीद रहा है। तो ये हमारा प्रश्न के हिसाब से क्रय मूल्य है, लेकिन यहाँ पर वस्तु का व्यापार हो रहा है, यानी कि ये हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है, क्योंकि जो हमारा आंसर आएगा वो 7 से कम आएगा। बात आप समझे, ये हमारा मेन टॉपिक था। मेन टॉपिक यहाँ तक समझाने का इतना मतलब था कि जो 7 टॉफियां खरीद रहा है, क्योंकि ये रुपया जो 1 रुपया, इसको भूल जाओ, यहाँ पर 1 रुपया नहीं लिखा ना, इसको भूल जाओ। ठीक है, कुछ नया तरीका आपको समझाना, उसको ध्यान समझ लीजिए भैया। अगर प्रतिशत की बात करें तो क्रय मूल्य 100% होता है, विक्रय मूल्य 140% होता है, क्योंकि लाभ हो रहा है 40% का। ये आप समझ गए हैं। आपको फिर से हम बोल रहे हैं, उसको कॉपी पर नोट कर लीजिए। वस्तुओं के व्यापार में चीजें आपस में बदल जाती हैं, यानी कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हो जाता है, और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य हो जाता है। तो यहाँ पर 7 टॉफियां खरीद रहा था, यानी क्रय मूल्य 7 है, लेकिन ये वस्तुओं का व्यापार हो रहा है, इसलिए यह विक्रय मूल्य हो जाएगा। और हमें विक्रय मूल्य निकालना था प्रश्न के हिसाब से, लेकिन वस्तुओं का व्यापार हो रहा है, चीजें बदल गई, तो हमें क्रय मूल्य निकालना है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ पर के बाद अपना बाहुबली मेथड हम लोग लगाते हैं। बाहुबली मेथड हमारा क्या कहलाता है कि जो टॉफी ऑफी दी गई उसको ऊपर लिख लो, यानी 7 हमने ऊपर लिख लिया, इसके नीचे क्या लिखेंगे, इसका जो प्रतिशत होगा, तो 7 हमारा क्या है, विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य का परसेंटेज कितना है, 140%। तो 140% हम लोग नीचे लिखेंगे। निकालना क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का क्या प्रतिशत होता है, 100% होता है, तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। यहाँ पर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य में चेंज हो गया है, क्यों हुआ है वो सब आपको समझा चुके हैं, बार बार समझाए हैं। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, दोबारा इस चीज़ को हम बता देंगे। तो यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ये 7 दूनी हो गया कितना भैया, 14, और 2 से 10 काटेंगे तो हो जाएगा 5, यानी 5 टॉफी आपका आंसर आएगा। 5 कहाँ पर है भैया, पहले वाले विकल्प में है, तो पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर जो 1 रुपया लिखा है प्रश्न में, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। समझाने में इतना टाइम लगा है, जो आपको लिखना है, अगर ये पेपर में आ जाए प्रश्न तो भैया लिखना कितना, लिखना सिर्फ इतना, ये जो लिखा गया ना भैया, इतना जो लिखा है सिर्फ इतना लिख के आपको आंसर देना है।
यानी कि आपको एक लाइन में आंसर देना है, 7/140% गुणे 100 कर देना है। और ऐसा क्यों किया है ये आपको बार बार समझाया है, नहीं समझ में आया है तो कमेंट करिएगा, दोबारा इसको बता दिया जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए और बी दो समुच्चय हैं जहां ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी दोनों बराबर हैं। अच्छा, यानी कि इसके कहने का मतलब है ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी ये दोनों आपस में बराबर हैं। यानी कि ए कोई समुच्चय है और बी कोई समुच्चय है, इनको जोड़ दो, यूनियन मतलब सब, टोटल, इनका टोटल कर दो। और ए कोई समुच्चय है, बी कोई समुच्चय है, इनको क्या है आपस में घटा दो, अंतर भी कर दो, तो दोनों कंडीशन में बराबर आता है। वैल्यू क्या आएगी, बराबर आएगी, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए और बी में क्या संबंध है, इसका मतलब ए और बी तभी हैं जब जो ए है वही बी है, यानी कि हमारा पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। ये तो छोटा सा फार्मूला था, इसको उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। यदि ए की वैल्यू हमारा मान लें 1 2 3 मान लें और बी की वैल्यू हम मान लें कितना 2 3 5 मान लें, तो कभी भी आप जब ए यूनियन बी निकालोगे और ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे। आपस में बराबर तब होंगे जब ए की जो वैल्यू है, यानी कि ए की वैल्यू 1 2 3 है और बी की वैल्यू भी 1 2 3 रहेगा, तभी आप ए यूनियन बी निकालोगे तो भी आपका 1 2 3 आएगा। और ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे उस कंडीशन में भी आपकी वैल्यू 1 2 3 ही रहेगी। तो इस कंडीशन में जब हमारा ए और बी बराबर होगा तभी हमारा ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी बराबर आएंगे। तो आपका पहला वाला जो विकल्प है ये हमारा पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है। ये फार्मूला था, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की यहाँ पर बातें नहीं हैं। तो इस प्रकार से इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने टोटल 10 प्रश्नों को सॉल्व किया है। इन 10 प्रश्नों में आगे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा कोई सुझाव देना है, कोई बातें आपको बताना है, कुछ कहना हो तो भी सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, जाते समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों से बात करनी है कि भैया जो प्रैक्टिस सेट के बारे में बताया गया है उसको आप जरूर से जरूर खरीद लीजिए, क्योंकि मार्केट से अगर कोई प्रैक्टिस सेट खरीदने जाएंगे तो लगभग आपका 150 रुपया खर्च होगा। 100 रुपया, 120 रुपये, 150 रुपये या लगभग 200 रुपये का प्रैक्टिस सेट आता है और उसमें मात्र 15 से 20 प्रैक्टिस सेट रहते हैं। तो अगर आप 10 किताबें भी खरीदेंगे तो 1,500-2 हज़ार रुपये आपके खर्च हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन में आपको मिलेगा कितना, आपको 100-200 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मात्र 100 रुपये में आपको सारे कुछ उपलब्ध कराया जा रहा है। सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर नहीं बता सकते हैं, आप उसको कॉमन सेंस से समझ सकते हैं, ठीक है। तो उसको अभी परचेज कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। उसमें पूरा सोल्यूशन रहता है, डिटेल में व्याख्या भी रहती है। तो ज़्यादा कुछ हम यहाँ पर बता नहीं पाएंगे, लेकिन आप सभी लोग इसको आप खरीद लीजिए, अपने पैसे को बचाइए, ज़्यादा फालतू रुपया खर्च करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इन्हीं सब जानकारियों के साथ मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।